जी, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मेरा नाम है जवाद और मैं आपसे मुखातिब हूँ कैलगरी, अल्बर्टा से। अच्छा जी, काफ़ी लोग मुझसे सवाल पूछते रहते हैं कि भाई आपने कनाडा इमिग्रेट कैसे किया था, किस प्रोग्राम के थ्रू किया था, क्या रिक्वायरमेंट्स थी, सारी चीज़ें, राइट? और उसके साथ-साथ मुझसे एक और बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल आता रहता है कि भाई हम फलाँ कंसल्टेंट के पास गए थे, हमने उसको 2 लाख रुपए दिए, 1 लाख रुपए दिए और हमें 2 साल हो गए, 3 साल हो गए और अब तक हम वेट कर रहे हैं बैठ के। तो इस वीडियो के अंदर जो है आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट जो सबसे मेन फेडरल गवर्नमेंट का इमिग्रेशन प्रोग्राम है, जिसमें सबसे ज़्यादा कोटा एलोकेटेड है 2024, 25, 26 के लिए। और ये एग्जैक्टली वही प्रोग्राम है जिसके थ्रू मैंने इमिग्रेट किया था और जिसके थ्रू ज़्यादातर आवाम यहाँ पर कनाडा पहुँचती है। और ये वन ऑफ द फास्टेस्ट रूट है। इसमें कोई जॉब ऑफ़र का चक्कर नहीं है, बट इसमें कुछ और रिक्वायरमेंट्स हैं। तो आज की वीडियो में हम कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं, मेनली किस तरीके से ये प्रोग्राम चलता है, क्या इसकी रिक्वायरमेंट्स हैं और आज के वक्त में 2024 में आपने क्या करना है कि आप इस प्रोग्राम के थ्रू कनाडा इमिग्रेट कर सकें। ठीक है जी। तो आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर एक कैलकुलेटर, जो बेसिकली एक कॉम्प्रिहेंसिव रैंकिंग सिस्टम के बेस पे ये प्रोग्राम बना हुआ है, तो किस तरीके से पॉइंट्स को कैलकुलेट करते हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल कई लोग अक्सर ये सवाल करते हैं कि भाई मैं कनाडा आ सकता हूँ क्या, मेरे कितने पॉइंट्स होंगे, मैं किस तरह कनाडा आ सकता हूँ। तो आज हम आपको इस वीडियो में इस प्रोग्राम के बारे में बताने वाले हैं, क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। इसके साथ साथ मैं आपको कैलकुलेटर यूज़ करना सिखाने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर, जो कि कॉम्प्रिहेंसिव रैंकिंग सिस्टम जो है, जो पॉइंट बेस्ड सिस्टम है ये प्रोग्राम। और जिसके हाईएस्ट स्कोर होते हैं वो इस प्रोग्राम में इनवाइट होता है और आगे अपनी इमिग्रेशन के लिए अप्लाई करता है। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको कैलकुलेटर का यूज़ बताने वाला हूँ कि भाई आपने किस तरीके से अपने पॉइंट्स कैलकुलेट करने हैं। डिफरेंट फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं पॉइंट्स को, तो उनको समझना बहुत ज़रूरी है। और इसी तरीके से कंसल्टेंट जो हैं वो आपके साथ खेलते हैं या आपसे पैसे लेते हैं और वो पहली इंस्टॉलमेंट लेके जो है वो बैठ के पार्टी कर रहे होते हैं। तो सीन इस तरीके से होता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल आप किसी कंसल्टेंट के पास गए और आपने कहा भाई मुझे कनाडा जाना है, राइट? अब आपके बैचलर्स भी है, मास्टर्स भी है, फॉर एग्ज़ाम्पल वर्क एक्सपीरियंस भी है, एज भी आपकी कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, आइल्स का स्कोर भी आपके पास है, राइट? तो कंसल्टेंट क्या करते हैं, वो इस प्रोग्राम के थ्रू आपकी प्रोफाइल क्रिएट कर देते हैं। उनको इससे कोई ताल्लुक़ नहीं होता कि आपके कितने पॉइंट्स हैं, क्योंकि मिनिमम पॉइंट्स आई थिंक इसको क्वालिफाई करने के जो हैं वो आई थिंक 67 पॉइंट्स हैं। सो विच इज़ नॉट बेसिकली टू मच, राइट? तो वो उस बेसिस के ऊपर आपकी प्रोफाइल क्रिएट कर देते हैं और जब आपकी प्रोफाइल क्रिएट हो जाती है तो एक सिस्टम जनरेटेड लेटर मिल जाता है कि भाई आपकी प्रोफाइल बन गई है। और फिर उसके साथ कंसल्टेंट आपके साथ खेलते इस तरीके से हैं, कहते हैं भाई अब आप अपनी पहली इंस्टॉलमेंट दे दें और अब आप जो है वो वेट करें। तो ये 67 पॉइंट्स तो किसी की भी बन सकते हैं, बहुत इजी कैलकुलेशन है। और एक्चुअल गेम जो है वो ये है कि आपने किस तरीके से इस प्रोग्राम में क्वालिफाई करना है और 2024 में किस तरीके से आप कर सकते हैं। सो आपने मेक श्योर करना है आप इस वीडियो को स्टार्ट से एंड तक देख रहे हैं और इस वीडियो को लाइक करें, दूसरे लोगों तक इसको शेयर करें। और मैं आपसे अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ। बिफोर आई शेयर दिस माई स्क्रीन, एक्चुअली दूसरी चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, आई एम नॉट एन IRCC रजिस्टर्ड कंसल्टेंट। ये वीडियो मेरी अपनी रिसर्च पर है, मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है, उसकी बेस पे मैंने वीडियो बना रहा हूँ। सो मेक श्योर करना है आपने, अगर आपको कोई लीगल एडवाइस चाहिए तो आप कोई IRCC रजिस्टर्ड कंसल्टेंट को हायर करें। अदरवाइज़ अगर आप खुद करना है, प्रोसेस करना चाहते हैं, यू आर मोर देन वेलकम। डिफरेंट गवर्नमेंट के रिसोर्सेज हैं, ये वीडियो को आप यूज़ कर सकते हैं। सो लेट मी शेयर माई स्क्रीन हेयर। अच्छा जी, ये ऑफिशियल वेबसाइट है गवर्नमेंट ऑफ कनाडा की और ये मेन इमिग्रेशन प्रोग्राम है। एंड ये वही प्रोग्राम है जिसके थ्रू मैंने कनाडा इमिग्रेट किया था बैक इन 2019, जिसका जो एक्चुअल नेम है वो ये है कि एक्सप्रेस एंट्री। तो ये वन ऑफ द मेन इमिग्रेशन का प्रोग्राम है जिसके थ्रू ज़्यादातर आवाम जो है वो कनाडा इमिग्रेट करती है। और अगर आप देखें 2024, 25, 26 के जो इमिग्रेशन लेवल प्लान है, जो गवर्नमेंट ने प्रोजेक्टेड नंबर्स दिए हैं कि कितने लोगों को बुलाना है 24, 25, 26 में कनाडा, और इस प्रोग्राम के लिए कितने नंबर एलोकेट किए हैं और इस प्रोग्राम में सबसे ज्यादा नंबर्स एलोकेटेड हैं। तो आप ये देख सकते हैं फेडरल हाई स्कूल के अंदर ये प्रोग्राम फॉल करता है। और इसमें 1,10,770 2024 में, 1,17,500 2025 में, 1,17,500 2026 में। तो अगर आप इसको कंपेयर करें दूसरे नंबर से, सबसे ज्यादा नंबर्स एलोकेटेड हैं। इसके बाद जो सेकंड नंबर पे जो नंबर्स एलोकेटेड हैं वो PNP के लिए, प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम के लिए। तो भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है और इसमें आपको थोड़ा सा स्मार्ट होने की जरूरत है इस प्रोग्राम के में क्वालिफाई करने के लिए। और ऑफ कोर्स इसमें आपकी एक एक थॉरो जो है ना, वो एक एक स्ट्रगल है, काफी सारी चीजें, पॉइंट बेस्ड सिस्टम है, तो आपने काफी पॉइंट्स को
देखना है, किस तरह चीज़ों को क्वालिफाई करना है, वो हम देखते हैं ज़रा डिटेल में। तो देखें, इस प्रोग्राम के थ्रू तीन मजीद प्रोग्राम्स जो हैं वो इस बेसिकली ये मेन प्रोग्राम है, और इसके थ्रू थ्री इमिग्रेशन प्रोग्राम्स जो है मैनेज होते हैं एक्सप्रेस एंट्री के थ्रू। पहला जो है वो कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास है, जो वो लोग जो कैनेडियन जिनके कैनेडियन वर्क एक्सपीरियंस है। और बेसिकली दूसरा जो मेन इनका प्रोग्राम है फेडरल स्किल्ड वर्कर प्रोग्राम, इसके थ्रू मैं आया था। तो बेसिकली एक्सप्रेस एंट्री के अंदर जो पार्ट है, जो उसका सब कैटेगरी कह लें फेडरल स्किल्ड वर्कर प्रोग्राम, उसके थ्रू मैंने क्वालिफाई किया था, क्योंकि ये बेसिकली फॉरेन स्किल्ड वर्कर्स के लिए है, ठीक है जी। और तीसरा जो है वो फेडरल स्किल्ड ट्रेड प्रोग्राम, ये बेसिकली जो जो ट्रेड क्वालिफाई करते हैं, जिसके लिए ये थोड़ा सा टेक्निकल हो जाती है इसमें चीज़ें काफ़ी। इसमें जो फॉर एग्जांपल प्लम्बर्स हो गए, जो जो टेक्निकल ऑक्यूपेशन जो आते हैं स्किल ट्रेड के, वो इस प्रोग्राम के थ्रू क्वालिफाई करेंगे। तो इसमें जॉब ऑफर भी रिक्वायर्ड है, इसमें ऐसा कोई जॉब ऑफर का चक्कर नहीं है। तो आज हम मेन प्रोग्राम की बात करने वाले हैं, फेडरल स्किल वर्कर प्रोग्राम की। तो जी स्टार्ट करते हैं एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट से, कि किस तरीके से जो है ये प्रोग्राम वर्क करता है, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं इसकी। तो ये आप देख सकते हैं कि ये मेन इसकी एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स है, जिसमें मिनिमम रिक्वायरमेंट जो है वो स्किल्ड वर्क एक्सपीरियंस है, लैंग्वेज एबिलिटी, एजुकेशन है। ये सारे सिलेक्शन फैक्टर्स हैं, ठीक है जी। अच्छा, बेसिकली इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, और मैं इस पे ऑलरेडी बता भी चुका हूँ, नेशनल ऑक्यूपेशन क्लासिफिकेशन, जो कि टियर्ड लेवल्स होते हैं, कि आपका भाई क्या एक्सपीरियंस है। फॉर एग्जांपल आपका क्या वर्क एक्सपीरियंस है पाकिस्तान में, इंडिया में, बांग्लादेश में, आप कहीं से भी अप्लाई कर रहे हैं, तो ऑफ कोर्स वो जो है ना वो नेशनल ऑक्यूपेशन क्लासिफिकेशन में आना चाहिए। इससे रिलेटेड मैंने एक पहली वीडियो बनाई है, आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा, मैं उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा। तो आपने मेक श्योर करना है कि आप अपने ऑक्यूपेशन को इसमें से सर्च करें, क्योंकि आपको एक नॉक कोड पिक करना पड़ेगा कि भाई मेरा ये ऑक्यूपेशन है, ये मेरा एक्सपीरियंस रहा है, ठीक है जी। और इसमें जो है वो आपको कम से कम 15 से 60 घंटे का कंटिन्यूस एक्सपीरियंस चाहिए। और इसके साथ साथ जो है वो आपको लैंग्वेज एबिलिटी, तो उसमें आपको आइल्स चाहिए। और इसके साथ साथ आपको एजुकेशन चाहिए, जिसमें आपको, मैंने पहले कई दफ़ा बताता रहता हूँ वीडियोज में, अगर फॉर एग्जांपल आपके बैचलर्स है, डिप्लोमा है, मास्टर्स है, तो आपको उसकी क्रेडेंशियल असेसमेंट करानी होगी इमिग्रेशन पर्पसेस के लिए, क्योंकि आपकी डिग्री वैल्यूएशन के बगैर कुछ भी नहीं हो सकता। तो अगर आपने फॉर एग्जांपल इंटर किया है पाकिस्तान से, इंटरमीडिएट है, तो उसकी इक्विवेलेंसी हाई स्कूल डिप्लोमा बनती है। बैचलर्स है तो उसकी इक्विवेलेंसी यूजली बैचलर्स बनती है, मास्टर्स है तो मास्टर्स बनती है। तो अकॉर्डिंगली आपने, ये डिफरेंट बॉडीज हैं, इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, यहाँ से अपनी क्रेडेंशियल असेसमेंट्स करवानी है, क्योंकि आप किसी इमिग्रेशन प्रोग्राम के थ्रू भी कनाडा आएंगे, आपको एजुकेशनल क्रेडेंशियल असेसमेंट जरूर करवानी है, जो कि ईसीए रिपोर्ट कहलाती है, ठीक है जी। अच्छा, मेन फैक्टर्स क्या है इसमें? एज, एजुकेशन, वर्क एक्सपीरियंस। जॉब होगी तो पॉइंट्स मजीद मिलेंगे, नहीं है तो दैट्स ओके। इंग्लिश और फ्रेंच लैंग्वेज स्किल्स हैं, और बेसिकली हाउ वेल यू आर लाइकली टू सेटल, एडेप्टेबिलिटी स्किल्स हैं, ठीक है जी। तो मिनिमम पॉइंट जो है वो 67 रिक्वायर्ड है। आपको प्रूफ ऑफ फंड्स का भी मैं बताता हूँ इसमें किस तरीके से वर्क करता है, और अगर आपके वैलिड जॉब ऑफर होती है तो आपको प्रूफ ऑफ फंड नहीं दिखाने, ठीक है जी। तो ये मेन इसका सिलेक्शन क्राइटेरिया है। और थोड़ा सा मैं आपको कैलकुलेटर में हम जाएं उससे पहले मैं थोड़ा सा आपको इसका एक बैकग्राउंड दे रहा हूँ कि किस तरीके से पॉइंट्स काम करते हैं। जब आपके 67 पॉइंट्स हो जाते हैं तो आप प्रोफाइल बनाने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। जो मैंने जिस तरह बताया, ज़्यादातर कंसल्टेंट आपकी जो है ना मिनिमम पॉइंट्स के ऊपर प्रोफाइल बना के आपसे पहले इंस्टॉलमेंट ले लेते हैं और फिर गायब हो जाते हैं, ठीक है ना। और आप वेट करते रहते हैं सालों की, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। तो भाई ये थोड़ा सा इस तरह के फ्रॉड से बचें, अपनी खुद रिसर्च करें, और ये सारे बेहतरीन रिसोर्सेज इनको यूज करें। अच्छा देखें, ये सारे जो है ना पॉइंट बेस्ड सिस्टम में मिनिमम 67 पॉइंट चाहिए आपको पूल में आने के लिए। और बेसिकली जिसके हाईएस्ट पॉइंट्स होते हैं वो पिक होता है। अब इसमें मैक्सिमम 28 आपको लैंग्वेज स्किल्स के मिल सकते हैं, ठीक है ना। अब आप इसमें लैंग्वेज स्किल्स के अंदर आप जो है वो आइल्स दे सकते हैं, ठीक है ना। और इसके अलावा जो है ना वो फ्रेंच फ्रेंच के पॉइंट्स अलग हैं। तो एजुकेशन के मैक्सिमम पॉइंट्स 25 हैं, वर्क एक्सपीरियंस के 15 पॉइंट्स है मैक्सिमम, राइट। डिपेंड कि कितना आपका ड्यूरेशन का वर्क परमिट है। मैक्सिमम एज के जो है 12 पॉइंट्स हैं। तो एज फैक्टर जो है ना बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 35 के बाद जो है ना पॉइंट इसमें कम होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है ना। और इस प्रोग्राम में 46 के बाद जो है ना वो पॉइंट जीरो हो जाते हैं। तो ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा जो है अगर आपको कोई वर्क एक्सपीरियंस, कोई जॉब ऑफर है आपके पास ऑलरेडी, तो उसके 10 पॉइंट्स आपको मिलते हैं, ठीक है ना। और इसके साथ साथ जो है वो आपकी स्पाउस अगर इमिग्रेट करती है, उसकी लैंग्वेज है तो उसके पॉइंट्स अलग हैं, एजुकेशन की पॉइंट्स अलग हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है ना ये मेन फैक्टर्स हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ मेन कैलकुलेटर कैसे यूज करते हैं। देखें, इसे कहते हैं कॉम्प्रिहेंसिव रैंकिंग सिस्टम, CRS, ठीक है जी। ये मेन एक टूल है जिसके थ्रू आप इवेल्युएट करते हैं अपने पॉइंट्स, और जिसके थ्रू आपके जो पॉइंट्स कैलकुलेट करते हैं, अपनी एक्सप्रेस एंट्री की प्रोफाइल बनाते हैं, एंड देन अकॉर्डिंगली उसकी बेस पर आपको इन्विटेशन आते हैं। इन्विटेशंस को हम देखते हैं फर्दर डिटेल में, बट जस्ट टू गिव यू एन आइडिया कि किस तरह पॉइंट कैलकुलेट करना है। तो फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं जी,
एक सिंगल बंदे की जो कभी नेवर मैरिड, राइट? आप अपनी अपनी मैरिटल स्टेटस के अकॉर्डिंगली इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। हाउ ओल्ड आर यू, लेट्स से अगर आप फॉर एग्जांपल यहाँ डालते हैं 31 ईयर्स ऑफ एज, ठीक है ना? व्हाट इज योर हाईएस्ट लेवल ऑफ एजुकेशन, व्हाट इज योर लेवल ऑफ एजुकेशन? तो यहाँ पर आपने क्या किया भाई, पाकिस्तान में अगर आप फॉर एग्जाम्पल, इंडिया में आपने क्या किया, लेट्स से आपने किया मास्टर्स फॉर एग्जाम्पल, राइट? अच्छा, मास्टर्स 2 साल का जनरली स्पीकिंग चलता है। इसके साथ साथ प्रोफेशनल डिग्री जो होती है, मास्टर प्रोफेशनल डिग्री इसके सेम प्रोफेशनल डिग्रीज यूजली होती है। फॉर एग्जांपल आपने डेंटिस्ट्री की है, बैचलर इन डेंटल सर्जन आप है, राइट? तो वो बीडीएस जो है वो प्रोफेशनल डिग्री है, एमबीबीएस जो है प्रोफेशनल डिग्री है। ये इसके साथ साथ फार्म डी जो है प्रोफेशनल डिग्री है, तो उसके मास्टर्स के इक्विवेलेंट पॉइंट्स मिलते हैं, ठीक है जी। हैव यू अर्नड अ कैनेडियन डिग्री और डिप्लोमा, तो हम इसको कर देते हैं जो यहाँ कनाडा में है वो, अगर उन्होंने कोर्स कंप्लीट किया है तो वो उसको यस कर सकते हैं, अगर नहीं किया है फॉर एग्जाम्पल तो हम उसको नो कर देते हैं। अच्छा, ऑफिशियल लैंग्वेजेस, कनाडाज ऑफिशियल लैंग्वेज आर इंग्लिश एंड फ्रेंच, तो हम बात करते हैं जी इंग्लिश की। तो आर यू टेस्ट रिजल्ट लेस देन 2 years old, तो हम इसको कहते हैं यस, तो आपको आइल्स चाहिए होगा, राइट, इसमें, क्योंकि अदरवाइज आपके पॉइंट्स नहीं बनेंगे। विच लैंग्वेज टेस्ट डिड यू टेक फॉर योर फर्स्ट ऑफिशियल लैंग्वेज, तो अगर हम बात करते हैं, अच्छा इसमें सेल्फ सेल्फ पिप है फॉर एग्जांपल, ये भी एक इंग्लिश टेस्टिंग है, टी एफ टी एस टी सी एफ, आई बिलीव ये फ्रेंच लैंग्वेज टेस्टिंग है। तो फॉर एग्जांपल हम स्पीकिंग में कर देते हैं जी 7, लिसनिंग में हम कर देते हैं जी 8, रीडिंग में हम कर देते हैं जी 8, राइटिंग में हम कर देते हैं जी 7, ठीक है जी। Do you have any other languages? Do you have other language test? अगर आपने फ्रेंच किया हुआ है विच इज गुड, अगर हम इसके बारे में भी थोड़ी सी बात करेंगे, अगर नहीं किया हुआ तो इसको आप नॉट एप्लीकेबल कर दें। इन द लास्ट 10 years हाउ मेनी years ऑफ वर्क एक्सपीरियंस इन कनाडा डू यू हैव, तो इसको हम नो कर देते हैं, क्योंकि हम एक जनरली उन बंदे की बात करें जो इंडिया पाकिस्तान में बैठा है। अगर आपका कोई कैनेडियन एक्सपीरियंस है अकॉर्डिंगली आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। हाउ मेनी years ऑफ फॉरेन स्किल वर्क एक्सपीरियंस डू यू हैव, तो यहाँ बात हो रही है भाई कि आपका पाकिस्तान में, इंडिया में कोई फॉरेन वर्क एक्सपीरियंस कहाँ है जो टीयर 0, 1, 2, 3 के अंदर फॉल करे। हम लेट्स से इसको कहते हैं 3 years or more. Now, do you have a certificate of qualification from a Canadian province? तो बेसिकली अगर आपके पास कोई नहीं है सर्टिफिकेट प्रोविंस से, तो इसको आप नो कर सकते हैं। अच्छा, अब ये जो है ना, ये ज्यादातर गेम होता है अगर आपके पास कोई जेन्युइन एम्प्लॉयमेंट की ऑफर है जो लीव सपोर्टेड आपको मिला हुआ है, तो आप उसको यस कर सकते हैं। अदरवाइज लोग जो है ना इसको नो करते हैं जनरली, क्योंकि जॉब ऑफर्स जो हैं थोड़ा सा चैलेंजिंग होता है अगर आपके पास है आपकी फील्ड से रिलेटेड, विच इज गुड। अदरवाइज इसमें काफी फ्रॉड चलता है, लोग लेमियाँ बेचते हैं, ये सारी चीजें, तो आई होप कि इस चक्कर में आपको ना पड़ना पड़े, तो इसको आप नो कर दें। डू यू हैव अ नॉमिनेशन सर्टिफिकेशन, तो प्रोविंस नॉमिनेट अगर करता है जी, तो फॉर एग्जांपल हमने कई वीडियोस बनाई हैं पीएनपी से रिलेटेड, राइट? तो अगर आपको प्रोविंस नॉमिनेट करता है तो 600 पॉइंट्स मिल जाते हैं रफली, बट हम यहाँ पर नो कर देते हैं। डू यू हैव अ स्पाउस और कॉमन लॉ पार्टनर, जिसका कोई बहन भाई जो है ना वो यहाँ पर आपका या आपके स्पाउस का कोई बहन भाई ब्रदर सिबलिंग्स अगर यहाँ पर हैं तो उसके पॉइंट्स अलग मिलते हैं, तो उसको हम नो कर देते हैं, ठीक है जी। तो इसको हम करते हैं कैलकुलेट योर स्कोर, ठीक है जी। अच्छा, अब ये देखें, स्कोर आ गया जी 461, ठीक है ना? ये सिंपल, मैंने एक सिंपल सा आपने क्या बताया, अभी 3 साल से ज्यादा एक्सपीरियंस है, मास्टर्स डिग्री है, सिंगल है आप, 32 31 32 साल आपकी एज है, और आइल्स का भी मैंने स्कोर आपको बता दिया है। तो इस तरीके से आपके 461 पॉइंट बन गए। क्वालिफाई करने के लिए 67 चाहिए। और अब देखते हैं जी, ये आपकी आपकी ये एक एवरेज बंदे की प्रोफाइल बनती है इस तरीके से, ठीक है ना? तो इस कैलकुलेटर को आप लेकर अपने पॉइंट्स कैलकुलेट कर सकते हैं। अब सवाल ये है कि क्या ये पॉइंट्स इनफ रहेंगे, या एक्सप्रेस एंट्री में क्या हो रहा है आजकल, उसको थोड़ा सा हम डिस्कस करते हैं। अच्छा देखिए, मैंने पहले बताया कि जो राउंड ऑफ इनविटेशन, तो गवर्नमेंट क्या करती है, लोगों को इनवाइट करती है, जिनके जो लोग अपनी प्रोफाइल क्रिएट कर लेते हैं इस इन पॉइंट बेस्ड सिस्टम के थ्रू, अपनी एक्सप्रेस एंट्री की प्रोफाइल बना लेते हैं, गवर्नमेंट जो है वो उनको फिर पिक करती है, ड्रॉ में उनका नाम पिक होता है। जैसे ही नाम पिक होता है फिर वो क्या करते हैं, वो बेसिकली जैसे ही उनके उनको जैसी नॉमिनेशन आती है या उनको इन्विटेशन आता है कि भाई फॉर एग्जांपल आपके एक्सप्रेस एंट्री के अंदर जो है वो ड्रॉ में हो गया, फिर उनके पास जो है वो 60 days होते हैं अपनी एप्लीकेशन सबमिट करने के, और वहां से फिर जो है वो उनकी प्रोसेसिंग शुरू होती है इमिग्रेशन एप्लीकेशन की, ठीक है जी। तो ये इस तरीके से जो है पूरा सिस्टम काम करता है। अच्छा देखिए, बात सारी ये है कि ये काफी पुराना प्रोग्राम हो गया है, और इसमें ड्रॉज जो है वो किस तरीके से हो रहे हैं, थोड़ा सा वो ट्रेंड समझना जरूरी है। तो अगर आप इस पर थोड़ी सी एफर्ट करेंगे तो उम्मीद करता हूँ कि आपको इससे काफी फायदा होगा, और मोस्ट प्रॉब्ली आपको इनविटेशन मिल सकता है, ठीक है जी। तो देखें, इसमें जो राउंड ऑफ इनविटेशन हैं वो 3 तरह के ड्रॉज होते हैं। एक होता है जनरल राउंड ऑफ इनविटेशन, जिसमें जो टॉप
रैंकिंग कैंडिडेट्स होते हैं, पूल में से उनको इनवाइट किया जाता है। पूल का मतलब ये होता है कि भाई फॉर एग्जांपल जिसमें हजारों लोग जो है ना वो एक गवर्नमेंट के ऑनलाइन सिस्टम के अंदर डेटाबेस के अंदर उन्होंने अपने पॉइंट्स डिक्लेयर किए हैं कि भाई ये पॉइंट्स हैं, तो गवर्नमेंट उनको जनरल राउंड ऑफ इन्विटेशन के थ्रू इनवाइट करती है कि भाई आप आओ, आप पीआर के लिए अप्लाई करो। फिर 60 डेज के अंदर आपने एप्लीकेशन देनी होती है। प्रोग्राम स्पेसिफिक राउंड ऑफ इन्विटेशन, इसके अंदर जो है जी पीएनपी फॉर एग्जांपल प्रोग्राम, पीएनपी प्रोग्राम हो गया, इस तरह के जो है ना वो पीएनपी प्रोग्राम से रिलेटेड ड्रॉज होते हैं। और तीसरी जो होती है वो कैटेगरी बेस्ड राउंड ऑफ इनविटेशन। तो ज्यादातर जो एक्सप्रेस एंट्री के अंदर अभी लोग जा रहे हैं या जिनके काम हो रहे हैं, फॉर एग्जांपल उनको इनवाइट मिल रहा है, वो मिल रहा है जी कैटेगरी बेस्ड राउंड ऑफ इनविटेशन। तो वो थोड़ा सा आ जाता है मामला कि आपका ऑक्यूपेशन क्या है, ठीक है ना। तो सवाल सारा यही है भाई, बात समझने की यहाँ पर ये है कि फॉर एग्जांपल जो लास्ट ड्रॉ हुआ है उसके अंदर गवर्नमेंट ने February 1 को जो ड्रॉ किया है 7,000 इन्विटेशन भेजे हैं 365 पॉइंट के ऊपर। बट ये था जी फ्रेंच लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, राइट। तो बात सारी ये है कि फ्रेंच जो है ना ये कैनेडियन लैंग्वेज ऑफ कोर्स, कनाडा जो है ना वो कनाडा की स्टैंडर्ड बेसिकली मेन लैंग्वेजेस जो है ना वो इंग्लिश और फ्रेंच ही, राइट। तो ये इनकी नेशनल लैंग्वेजेस हैं, और जिस तरीके से पाकिस्तान में उर्दू बोली जाती है, इंडिया में हिंदी बोली जाती है, राइट। तो यहाँ पर दो लैंग्वेजेस जो है वो एक्सेप्टेबल है, इंग्लिश और फ्रेंच, तीसरी कोई लैंग्वेज नहीं है, ठीक है जी। तो अगर आप इस पे थोड़ी सी मेहनत करते हैं, ठीक है, क्योंकि फ्रेंच लैंग्वेज जो है वो अगर आप उसको लर्न करते हैं, उसका एग्जाम जो है वो TCF और TEF करके जो दो प्रोग्राम्स होते हैं, हमने पहले भी यहाँ पर देखा था। तो अगर उसके थ्रू आप जो है वो अपना लैंग्वेज निकाल लेते हैं, राइट, तो उसके उससे आपको बड़ा फायदा है। तो अगर आप फ्रेंच फ्रेंच कोर्स कर लेते हैं तो आपके पॉइंट्स जो है ना वो मैक्सिमेट कर जाएंगे, और चांसेस ये हैं कि आपको ड्रॉ में पिक हो जाए, क्योंकि फ्रेंच फ्रेंच के लिए जो है ना वो एक उन्होंने अलग ही क्या कहते हैं, टोटली एक अलग जो है ना वो नंबर्स कोटा एलोकेट किया है। तो मैं आपको दिखा भी देता हूँ। ये अगर आप इमिग्रेशन लेवल प्लान्स के ऊपर जाते हैं तो आप देख सकते हैं कि ओवरऑल फ्रेंच स्पीकिंग परमानेंट रेजिडेंट एडमिशन आउटसाइड क्यूबेक, तो 26,100 जो है ना वो 2024 का कोटा है, जिसमें से 7,000 इन्वाइट कर लिए हैं। और अगर आप इसका फर्दर ब्रेक डाउन देखें तो 6% टारगेट है 2024 का रफली। तो अब इसमें से 26,000 के अंदर से आप निकालना 7,000, तो अभी भी अच्छे खास इन्विटेशन बाकी हैं। तो भाई एक्सप्रेस एंट्री जो है ना वो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो चुका है काफी हद तक। तो अगर आपको कोशिश करनी है, अगर आप चाहते हैं वाकई जल्दी आप इस मामले को हल करें और आपको इनविटेशन मिल जाए, तो आपको कोशिश करनी चाहिए फ्रेंच लैंग्वेज के ऊपर काम करें, फ्रेंच लैंग्वेज को सीखें, TF कनाडा का एग्जाम जो होता है फ्रेंच का वो दें। अदरवाइज जनरल जो ड्रॉ हुआ है लास्ट वो 541 पॉइंट हुए हैं। तो मैंने आपको बताया है कि भाई ये किस तरीके से आपने प्रोफाइल बनानी है। 461 पॉइंट बन रहे हैं, जिसमें भी आपने 8777 के अंदर डाला है, राइट। तो इसमें फिर आपको दूसरे फैक्टर्स जो है ना बड़े मैटर करेंगे, या तो आपको जॉब ऑफर होनी चाहिए, ठीक है ना, या फिर आपके पास जो है वो PNP हो, प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम हो। तो इस तरीके से पॉइंट्स को पूरा करना बड़ा डिफिकल्ट होगा। तो मेक श्योर आपने ये करना है जी कि आप फ्रेंच के ऊपर फोकस करें। और दूसरा ऑप्शन ये है कि जैसे मैंने आपको बताया है कि या तो आपका ऑक्यूपेशन जो है वो कैटेगरी बेस्ड ड्रॉज के लिए एलिजिबल हो, ठीक है ना। अम, तो अगर अगर आपका आ जाता है नाम, तो वो उसमें फिर आपको थोड़ा सा इजी हो जाएगा। तो फॉर एग्जांपल अगर आपका ऑक्यूपेशन जो है वो हेल्थ केयर है, लेट्स से आप डॉक्टर हैं, राइट, या फिर आप फॉर एग्जांपल साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग, ट्रेड ऑक्यूपेशन, ट्रांसपोर्ट ऑक्यूपेशन, एग्रीकल्चर एंड एग्रीकल्चर एग्री फूड का ऑक्यूपेशन, राइट। तो अगर आपका प्रोग्राम में आता है तो फिर आपके पास थोड़ा सा चांसेस ज्यादा हैं, क्योंकि ये फिर लो कट ऑफ में जा रहा है, राइट। तो जनरल हमेशा ज्यादा रहा है, 546, 543, 541, राइट। तो ये टू मच स्कोर है जनरल। या तो ट्रांसपोर्टेशन ऑक्यूपेशन 435, 425, राइट, ये देख रहे हैं आप, ट्रेड ऑक्यूपेशन, राइट, फ्रेंच लैंग्वेज 470। तो यहाँ बताने का मकसद ये है कि या तो आप अपने आपका ऑक्यूपेशन ऐसा हो जो ट्रेड में आए, या फिर वो हेल्थ केयर ऑक्यूपेशन में है, तो आपके चांसेस हैं। या तो आपने फ्रेंच लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी करनी है, फ्रेंच लैंग्वेज आपने लेनी है, ताकि आपको जो है वो उस स्पेसिफिक कैटेगरी के अंदर इनविटेशन आ सके, राइट। तो मेरा सजेशन तो आपके लिए यही है कि आप फ्रेंच लैंग्वेज पे काम करें, ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा स्कोर मिले। और सेकेंडली ये है कि फिर आप उस स्पेसिफिक ड्रॉ के अंदर आपका नाम पिक हो सके और आपको इनविटेशन मिल सके, क्योंकि इनविटेशन जो है ना वो बहुत जरूरी है। ये करंट ब्रेकडाउन है। आप देख सकते हैं कि 601 से लेके 1200 पॉइंट में 534 लोग हैं, 501 से 600 तक 7,926 लोग हैं, मतलब इतने स्कोर पे बैठे हुए, राइट। और 451 से लेके 5,000 पे 60,120 लोग हैं। तो भाई आपने अपने पॉइंट्स अगर बढ़ाने हैं तो या तो आपने फ्रेंच करना है, या तो आपको
जॉब ऑफर चाहिए लीमिया वाली, या तो आपको फिर पीएनपी की तरफ देखना पड़ेगा। तो ये सारी स्टोरी है एक्सप्रेस एंट्री से रिलेटेड। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, और इसी तरीके से काइंडली हमारे चैनल को देखते रहें। अगर आपको कोई सवाल हो, कोई कंसर्न हो, तो मेक श्योर करें आप उसको कमेंट सेक्शन में ड्रॉप करें, एंड आई विल ट्राई माय बेस्ट टू रिस्पॉन्ड टू यू एज सून एज पॉसिबल। ऑलराइट गाइस, उम्मीद करता हूँ आपको ये एक्सप्रेस एंट्री फेडरल स्किल वर्कर प्रोग्राम से रिलेटेड वीडियो समझ में आई होगी। आपने ये चीज़ समझी होगी किस तरीके से पॉइंट बेस सिस्टम काम करता है, किस तरीके से सिस्टम आपको रैंक करता है, कैसे इनविटेशन सेंड होते हैं। तो ये सारी वीडियो सिर्फ एक आप तक राइट इन्फॉर्मेशन पहुंचाने के लिए थी, और आप आई नो इस प्रोग्राम में काफ़ी आपको मेहनत करने की ज़रूरत है। तो कोशिश करें आप ज़्यादा से ज़्यादा इस प्रोग्राम को सीरियस लें, और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा अपनी कोशिश करें, अपना ज़्यादा इनपुट डालें, एंड बिकॉज दैट्स वन ऑफ द मेन इमिग्रेशन प्रोग्राम। और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को दूसरे लोगों तक भी पहुंचाएं। अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़। बाय बाय।